Hi everyone, good morning. Just a minute. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, Good morning, sir. आप लोगों ने वो जो गूगल फॉर्म भरा है उसको जब आप किसी ने दोबारा जाके उसको एडिट करने की कोशिश करी है? नहीं सर। नहीं सर. नहीं? Is there anyone who has tried to edit it? मतलब एक बार सबमिट करने के बाद में सर इसमें आया था सबमिट अनदर रिस्पॉन्स आ रहा था। हाँ सर, सबमिट अनदर आ रहा था. हाँ मतलब आई थिंक ऐसा हो जा रहा है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो अपडेट होने की जगह इट इज आस्किंग यू टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो मतलब मेरे Yes, पास sir. डुप्लीकेट एंट्रीज आ गई हैं। Yes सर, सही हो रहा है. वैसे ही हो रहा है ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आ रही हैं तो आ रही हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज ही आ रही हैं। ठीक है, तो डबल एंट्री में मतलब देन आई विल रेफर टू द लेटेस्ट वन, क्योंकि टाइम स्टैम्प तो रहता ही है उस पर। ठीक है, तो अभी तक आई थिंक अराउंड 100 लोगों का आ चुका है रिस्पॉन्स। ठीक है, बाकियों का अभी आना बाकी है, बट चलो ठीक है। तो ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का था। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन दैट। मैं आपके साथ मोल कंसेप्ट का भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मोल कंसेप्ट का भी आप फिल कर लेना, या फिर थोड़े से दिन बाद शेयर करूँ, 3-4 दिन बाद शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग लाइक मंडे कर दो ना। मंडे कर दो. मंडे कर संडे दो। को कर दो। मंडे को कर दीजिए। मंडे के बाद Yes, कर sir. देता हूँ। तब तक आपके लाइक मोल कंसेप्ट में भी एक सिग्निफिकेंट कवरेज हो जाएगी। You would be able to see the test का result and then comment upon your level of preparedness as well. ठीक है, let me do it post Monday. तो ये कोई भी डाउट्स है ना? हाँ, कोई भी डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं अपन, बट थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। आई थिंक जो जो चीज़ें मैंने आपको दी हुई थी ट्राई करने के लिए, वो क्या क्या थी ओवर दिस वीक। सो मैंने आपको प्रीवियस पेपर है फ्लैगशिप का दिया सर असाइनमेंट 3. हाँ सो और असाइनमेंट 3 नहीं हुआ अभी तक। वो तो कुछ कम बच्चों ने करा होगा, बट उसको भी कर उसमें तो डाइमर ट्राइमर फॉर्म तो समझा ही नहीं. यस सर ऑलमोस्ट सारे डीपीपी डाइमर मतलब ऐसा होता है ना, ये HF है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर HF2 बना ले, तो ये डाइमर हो गया। और टाइमर मतलब 3। 3 मॉलिक्यूल्स बन के बना लेंगे तो ये ट्राइमर हो गया। N मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। पॉलीमर. ठीक है, अच्छा ठीक है सर। सर डाल्टन्स थ्योरी ऑफ पार्शियल प्रेशर कौन से चैप्टर में कवर करेंगे? गैसियस स्टेट में। ठीक है, अच्छा अभी पहले एक बार बुकलेट में आप लोगों को क्या क्या होमवर्क दिया जा चुका है और डिस्कस हो चुका है? मतलब सारा होमवर्क हो गया और सारा हो गया, बस थोड़ा ये गेट रेडी गेट इक्विप टू जेईई एडवांस का लैटर पार्ट आपने डिस्कस किया। ठीक है, ये तीन सेक्शंस तो अच्छे से पूरे डिस्कस हो चुके हैं। यस सर। यस सर। है और आपने अटेंड भी कर लिए, डिस्कस भी कर लिए। गेट इक्विप टू एडवांस में ठीक है, बाकी है वो हाँ सिंगल थोड़ा बाकी है. इसमें पार्शियली हुआ है। सिंगल करेक्ट हो. ठीक है, तो इसके और क्वेश्चंस आप लोग आगे ट्राई कर रहे होगे। ठीक है, एंड इसके बाद विंडो वाला सेक्शन रहेगा और एक्सपर्टीज अटेनर रहेगा, राइट? ठीक है, देन इसके बाद मैंने आपको डीपीपीज दी थी। ठीक है, डीपीपीज में वैसे तो नीचे उसके सोल्यूशन मेंशन रहते ही हैं। हाँ सर. ठीक है, एंड कितनी 6-7 डीपीपीज दी थी ना आप लोगों को मैंने? 5 दी थी शायद। टोटल 9. टोटल 9 दिया था. ठीक है, एंड उसके अलावा देन देयर इज दिस असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया थे। असाइनमेंट क्या क्या दिए थे?
1 2 and 3 सर, उसमें 3 1 तो 2 1 2 डिस्कस हो गया. एंड फ्लैगशिप वाला टेस्ट मान लो. टेस्ट भी. यस सर. ठीक है, तो ये 3-4 असाइनमेंट हो गए आपके पास. डीपीपीज कहाँ से कहाँ तक की थी? मतलब ऐसे आपने नंबरिंग नहीं दिया था क्योंकि सबका अलग अलग नंबर था. क्या क्या नंबर था वो बता दो तो मुझे. 1 2 3 So 1 to 5 था, फिर 9 10 56 और 8 शायद था. 3 5 8 9 9 56. 10 एंड 56. 56 8 भी था. 8 भी है सर. 8 भी था. ओके, ठीक है ठीक है. में सब 5 ही हुआ है. तो DBP 5 में एक डाउट था. हाँ हाँ, करते हैं. सो तो अभी मुझे DPP 1 में रुक जाओ. अभी ऑन प्रायोरिटी सबसे पहले मैं लाइक गेट इक्विप टू एडवांस का होमवर्क तो हमने डिस्कस कर लिया था ना, जितना मैंने दिया था आप लोगों को. हाँ सर. यस हाँ सर. सर. Yes. बचे हुए क्वेश्चंस है जो Video मैंने नहीं किए थे होमवर्क में, वो अब आपको ट्राई करने होंगे. आई थिंक आप लोगों ने करे हैं कि नहीं करे हैं गेट इक्विप. सर एडवांस मैंने बहुत कम हाँ किया सर, है. थोड़े किए. हाँ नहीं, थोड़े वो क्वेश्चंस हार्ड रहेंगे उसमें. सर लास्ट पे थोड़ा हार्ड है सिंगल करेक्ट का. सर उसमें 3 डाउट्स हैं, मैं क्वेश्चन नंबर बोल सकता हूँ क्या? हाँ, तो सर 1 सेकंड खोलने दो. सबसे पहले अभी ऑन प्रायोरिटी में गेट इक्विप टू एडवांस में किसी ने अगर आगे के क्वेश्चंस करे हैं ओवर एंड अबव द होमवर्क, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सर आपने 25 के बाद वीडियो सॉल्यूशन नहीं बनाया है, क्वेश्चन 25. हाँ हाँ, मैं 1 मिनट. सर गेट इक्विप में एडवांस में हम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. हाँ मतलब कुछ क्वेश्चंस में चलेगा, मतलब इट इज रियली बैड कैलकुलेशन, तो उसमें आप स्किप कर सकते हो. लाइक यू डोंट नीड टू स्ट्रेस टू मच अबाउट इट. ठीक है, सो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आपसे गेट इक्विप टू एडवांस्ड सिंगल चॉइस में. चलो डाउट बताते जाओ, व्हाट इस पे चैट पे लिखते जाओ. सो यहाँ पे लिखा है 19 26 28 एंड और 29 थी. 29 देन 25 भी डाला है. ठीक है, तो इसमें यस थोड़े ये चैलेंजिंग से क्वेश्चन है, मतलब कुछ तो ज़बरदस्ती के चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे भी हैं. दे मेक यू प्रैक्टिस मोर. कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग सबसे पहले? 19. ठीक, 19 इज अ डिसेंट क्वेश्चन. इसका म्यूट ताहा, तुम्हारा नाम तो बड़ा अमेजिंग है. ताहा, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? बहुत कम. अच्छा, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है ताहा? ऐसा लग रहा है कुछ कहना चाह रहे थे बट बीच में अटक गए. सो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसमें 0.65 molar BaCl2 solution is prepared by dissolving this salt in water. Determine the mass of hydrated salt dissolved per ml of the solution and mass of anhydrous BaCl2 present per ml of the solution. So ऐसे क्वेश्चन को आप करने के लिए आपको कई बार फास्टर मेथड स्ट्राइक होते हैं, कई बार स्लोअर मेथड स्ट्राइक होते हैं. सो मैं एक थोड़ा फास्टर मेथड पहले एक बार डिस्कस करता हूँ. समथिंग
which comes with more and more practice only. So कैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, if I take 1 liter solution, ठीक है, अगर मैं ये जो मैंने रीड करा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर मैं 1 लीटर लूँ, तो कैन यू गेस हाउ मेनी मोल्स ऑफ BaCl2 would be present in it as per this 0.65. 0.65. 0.6 0.65 0.65 मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, परफेक्ट। अभी इफ आई आस्क यू कितने मोल्स ऑफ BaCl2.2H2O डाला होगा to get this many moles of barium chloride? 0.65. 0.0 0. सेम ही रहेगा ना? सेम ही रहेगा, राइट? क्योंकि आप अगर इसके मोल्स x हैं तो इसके भी x ही मोल्स होंगे ना, हाँ सर। राइट? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है, इससे आप मोल से एक्चुअली मास पूछा, मास निकाल लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ BaCl2 एंड मास ऑफ BaCl2.2H2O बता सकते हो? 0.65 का कितना हो जाएगा? 0.65 इंटू 208. इसका मॉलिक्यूलर वेट 71 plus 1 प्लस 71 208, 240. 08 और ये कितना हो जाएगा? 208 plus 244. 36 244 है ना, 244 सर. राइट? तो ये ग्राम्स में आ गया। और अब 1 ml मतलब 1/1000 ऐसे पूछा ना, 1 मिलीलीटर में कितना होगा, यस सर. तो आप ये यूनिटरी मेथड से निकाल लेना। राइट? समझ में आया ये? हाँ सर। यस सर. yes sir ठीक है। आई थिंक द रीजन व्हाई you would have not been able to answer this question is because of a lot of English जो इसका है, it is not that easy. मैंने स्टोइशियोमेट्री यूज किया था तो भी आंसर सर आंसर ये है इसका. अब वो तो जो बुकलेट में दिया होगा पीछे वही होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली सॉल्व हाँ कर। सर, ए है, ए ही। ठीक है। स्लोअर मेथड क्या होगा इस केस में? स्लोअर मेथड होगा कि आप यू नो मोलैरिटी लिखो, फिर वॉल्यूम लिखो, फिर वहां से मोल्स निकालो, मतलब दैट विल बी आल्सो अ मेथड। सर वही मेथड ना जो आपने बताया था कि जो भी दिया है उसका गिवन डिनोमिनेटर लिखो पहले. नहीं, वो तो जब यूज करते हैं जब अपन को इंटर कन्वर्ट करना होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बीच में, मतलब व्हेन वी हैव टू डू द इंटर कन्वर्जन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तब हम लोग वैसा मेथड यूज करते हैं ना। हाँ सर. यहाँ पर ऐसा कुछ इंटर कन्वर्जन करने का डिमांड नहीं आ रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड सर, समझ गया. यहाँ पर तो बस ऐसा है कि अगर मेरा स्लोअर मेथड होगा तो वो कैसा होगा, मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूंगा और वॉल्यूम 1 ml लिखूंगा, फिर उससे मोल्स निकालूंगा, फिर उससे BaCl2.2H2O के मोल्स निकालूंगा और फिर मास निकालूंगा। लाइक इसी तरीके से चलेगा, बट थोड़ा सा फॉर्मूला ड्रिवन तरीके से, नॉट इन दिस लाइक काइंड ऑफ अ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? आप एक बार रिपीट कर सकते हो कैसे मोल्स ऑफ BaCl2.2H2O is same as moles of BaCl? अच्छा, ये कैसे सेम आया? आप देखो ना, अगर मुझे ये जो BaCl2 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। तो Yes. अगर मैं इसके x यूनिट्स डालूंगा तो BaCl2 के भी x यूनिट्स ही रहेंगे, Yes, sir. Yeah, got it. Sir. ठीक है। ऑलराइट, या फिर अगर आपको ऐसे सोचना है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब
which will be something in this way that BaCl2 dot 2H2O solid, इसको हमने पानी में डाला तो इससे बनेगा BaCl2 aqueous प्लस मोर वाटर, ठीक है, ओरिजिनल वाटर प्लस और H2O से आने वाला वाटर इज मोर वाटर। तो अगर इसके लाइक x मोल्स थे, राइट, तो एंड में क्या हो जाएगा, इसके x मोल्स बनेंगे, है ना? Yes. ऐसे भी लिख के बता सकते हैं, ठीक है। 26th question 26th question is a very bad question, ठीक है। this is like जबरदस्ती डिफिकल्ट, और जबरदस्ती इसलिए डिफिकल्ट बिकॉज इसमें जो ये 6 ग्राम्स है वो बाद में पता पड़ता है आफ्टर यू डू द क्वेश्चन एंड यू फाइंड कि आपके आंसर्स वगैरह मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको बाद में पता पड़ता है कि 6 ग्राम जो है इट इज CuCl2 प्लस CuBr2 प्लस सम इम्प्योरिटी एज वेल, मतलब टोटल CuCl2 एंड CuBr2 मिलकर 6 ग्राम्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पता पड़ता है ऑल्सो कंटेन्स सम इम्प्योरिटी। एनीवे चलो अब अपन लाइक अगर इसको वर्क करना चाहिए, हमको इस मिक्सचर को एनालाइज करना है और इस मिक्सचर में पूछा जा रहा है कितना CuCl2 है कितना CuBr2 है, तो कैन वी हैव दिस एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। लेट द ओरिजिनल moles of CuCl2 be A and the original moles of CuBr2 be B, ऐसे लिख सकता हूँ मैं? Yes, sir. ठीक है। हाँ सर। अब बोला जा रहा है कि इसका 100 ml सोल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल इन 100 ml सोल्यूशन। तो जो 10 ml सोल्यूशन होगा जो इससे निकाला जा रहा है उसमें कितना CuCl2 हो जाएगा, A/10, यस सर। एंड CuBr2 का कितना हो जाएगा, B/10, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि उसको ट्रीट किया जा रहा है AgNO3 के साथ में which results in complete precipitation of Cl- and Br- to give 0.9065 gram of precipitate. Can you tell me what the precipitate would be? CuNO3, हाँ, AgBr and AgCl. So AgBr and AgCl. वेरी गुड। तो यहाँ पर अब देखो कैसा है, CuCl2 प्लस AgNO3, ठीक है। अभी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये रिएक्शन लिखनी आ जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड नॉलेज हो गई कि यहाँ पर इसको ये रिएक्शन तो लिखनी आ जाएगी। CuCl2 प्लस AgNO3 इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, AgCl प्लस CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो अगर इसके A/10 मोल्स हैं तो कितना AgCl बन जाएगा, A/5. राइट, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। स्टार्ट और एंड, मैं बीच में वो रिएक्टेड प्रोड्यूस नहीं लिख रहा हूँ अभी, आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर। Yes. एंड दूसरा क्या हो रहा है कि CuBr2 भी है, वो भी AgNO3 के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AgBr2 AgBr, राइट। तो इसके लिए अगर मुझे इसका लिखना होगा एनालिसिस अपने वेरिएबल्स में, तो ये B/10 है, तो उससे कितना हो जाएगा, ये 2B/10 मोल, 2B/10, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट दिस इज हाउ मच,
0.9065. दिस इज गिवन एज 0.9 कितना 9065 grams 0.9065 grams। तो यहाँ से क्या मैं एक इक्वेशन क्रिएट कर पाऊंगा? हाँ सर, ए 2a by 10 into 143.5 plus 2b by 10 into 188 is equal to 0.9065 है ना? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट से मास आता है ना? हाँ सर। यस सर। चलो, तो दो वेरिएबल्स की एक इक्वेशन तो बनी, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे क्या लिखा जा रहा है? The precipitate thus obtained was shaken with dilute solution of NaBr to convert all the AgCl into AgBr, and the mass of the new precipitate was found to be 1.005 grams। तो अब क्या हो गया कि जितना AgCl था उसको NaBr के साथ में शेक करा, ठीक है। ये भी आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप लिख पाओगे खुद से, यस सर। राइट? ये भी आपसे क्वेश्चन ने एक्सपेक्टेड नॉलेज रखी, दैट बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज यू आर एबल टू रीड दैट ये जो प्रेसिपिटेट है वाज शेकन विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaBr टू कन्वर्ट ऑल द AgCl इनटू AgBr। सो ये AgCl plus NaBr is going to give you AgCl plus NaCl, है ना? सर AgBr। सर AgBr ना, है ना? अब इसका स्टार्ट और एंड क्या होगा? ये स्टार्ट में कितना था? 2a by 10 2a by 10 2a by 10 था, राइट? और ये कितना हो जाएगा? ये 2a by 10 बन जाएगा, हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब इसमें एक केयरलेस मिस्टेक यहाँ पर कई बार बच्चे कर देते हैं, ठीक है। अवॉइड केयरलेस मिस्टेक, मैंने भी करी थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करी थी, मैंने भी करी थी एक केयरलेस मिस्टेक जब मैंने फर्स्ट टाइम करा था। तो अब मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? 2a by 10 into 188 is equal to 1.005। ये गलत है, राइट? कि ये जो AgBr बना इसका मास 1.005 ग्राम लिख लिया मैंने, जबकि ये नहीं था। इनफैक्ट क्या सही होगा यहाँ पर? और भी AgBr है ना सर, दूसरे रिएक्शन से। हाँ, तो ये जो यहाँ पे केयरलेस मिस्टेक था वो एक्चुअली ये था कि ये न्यू प्रेसिपिटेट नहीं है, इट इज एक्चुअली न्यू प्लस ओल्ड AgBr मिलाकर 1.005 है, ठीक है। ऑल्दो क्वेश्चन का लैंग्वेज यही सजेस्ट करता है कि मास ऑफ न्यू प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी 1.005 ग्राम्स, ठीक है। तो मुझे लगा कि जो नया बना है उसी का मास होगा ये, ठीक है, न्यू AgBr, बट टर्न्स आउट दैट इट वाज ओल्ड AgBr प्लस न्यू AgBr, दैट इज इक्वल टू 1.005 ग्राम्स, ठीक है। ओल्ड AgBr कितना था? 2b by 10 मोल्स, और ये कितना था? ये 2a by 10 मोल्स बना। दिस इज एक्चुअली योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सो सॉल्व 1 and 2 टू गेट A and B, और फिर आपका आंसर आएगा। सर ये आंसर है क्या? हाँ, A ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। So how will we deduce कि it's a impure sample? हाँ, सो इसमें अब एक्चुअली हुआ ये कि मेरे साथ में क्या हुआ दैट मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं माना था, ठीक है। तो मैंने क्या करा स्टार्टिंग में, फिर मेरे लिए एक क्या हो गया दैट A इंटू CuCl2 का मास कितना हो जाएगा? 63.5 प्लस 71 कितना होता है? 134.5 134.5, और CuBr2 कितना हो जाएगा? 160 प्लस 60 223.5 है ना? ये CuBr2 का हो जाएगा, है ना?
यस सर। ये इनिशियल मास, ये मैंने पहले इक्वेशन बना ली कि मैंने बोला A मोल B मोल है और 6 ग्राम दिया हुआ है, तो पहली इक्वेशन तो यही क्रिएट कर दी मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद जो डेटा दिया हुआ है उससे मेरी दूसरी इक्वेशन क्रिएट हो गई। आगे का क्वेश्चन काम ही नहीं आया, मतलब ये वाला पार्ट मेरा काम ही नहीं आया, ठीक है। 0.9065 से दूसरी इक्वेशन क्रिएट हो गई। तो मुझे पहले अजीब सा लगा कि यार फिर ये आगे का डेटा क्यों दिया हुआ है, जब दो इक्वेशन दो वेरिएबल यहीं पे सॉल्व हो गया तो ये आगे के डेटा की क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा ठीक है एक बार सॉल्व तो करके देखते हैं। तो मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर मैच नहीं करा। आई वाज लाइक कि ये क्या गड़बड़ी। फिर मैंने कहा कि चलो आगे का डेटा भी यूज करते हैं। तो आगे का डेटा भी यूज करके मैंने कहा 3 इक्वेशन बन गई, वेरिएबल तो 2 ही हैं A और B, और इक्वेशन 3 बन गई। तो भी मुझे समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। फिर जब मैंने नोटिस किया कि ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन, इन तीनों में सम करो तो 100% हो जाता है, बट ए ऑप्शन में सम करो तो 100% नहीं होता, जो कि आंसर है। पीछे से देखा मैंने कि इसमें सम 100% ही नहीं हो रहा। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा देन दिस इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन। इसलिए मेरा डी आ रहा है। सर सेम सर, मैंने भी ऐसे ही किया था पहले। हाँ, वो it is almost everyone who does this question like finds this to be happening. So that way it's a like difficult question. मतलब सर ये क्वेश्चन किसने ये किया, बनाया किसने था? नहीं, so okay, let me give you a simple perspective. आज से 20-25 साल पहले, ठीक है, जेई का पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। सर बोर्ड्स पूरा का पेपर सर? जैसे बोर्ड्स का पेपर होता है वैसे ही जेई एडवांस्ड का, जेई एडवांस तो खैर होता ही नहीं था, जेई देयर वाज नो जेई एडवांस थिंग, देयर वाज जस्ट वन AIEEE was JEE mains, ठीक है। JEE advanced was actual JEE examination। सर IIT JEE नाम था। हाँ, IIT JEE नाम था उसका। तो आज से 20 साल पहले कैसा होता था कि वो पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। तो सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता था, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर वेरी लेस। मतलब आप ये मान के चलो जैसे 3 घंटे का पेपर है, केमिस्ट्री 1 घंटा, मैथ्स 1 घंटा, फिजिक्स 1 घंटा, तो केमिस्ट्री के पूरे पेपर में मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब वो जो 7-8 क्वेश्चन होते थे, they used to be difficult subjective questions, they used to be something जिसके लिए adequate time भी मिलता था क्वेश्चन में, as well as there used to be partial marking। मतलब पार्शियल मार्किंग इन द सेंस आप प्रॉपर बोर्ड्स में जैसे आंसर लिखते हो वैसे आपका स्टेप बाय स्टेप आप लाइक शीट में लिखते थे, एंड फिर जो इन्विजिलेटर होते हैं वो फिर देखते थे कि आपने करा क्या है, ठीक है। सो इवन इफ यू weren't able to arrive at the final answer, but they would see that what is it that you have put in as a thought in the question and what are the steps that you have taken, and partial marking के बेसिस पे आंसर मिल जाते थे, ठीक है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एन एरा। उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया, नीचे ऑप्शन डाल डूल के, मतलब आई कैन सी द लेजीनेस ऑफ जिसने ये ऑप्शन क्रिएट किए हैं, बिकॉज ये तो करेक्ट आंसर है। अब बाकी जिसने ऑप्शन क्रिएट किया उसने बोला कि हाँ एक 50-50 डाल दो, एक 70-25 डाल दो, एक 80-20 डाल दो। ऑब्जेक्टिव बनाना है तो डालने तो कुछ भी ऑप्शन डाल दो ना, तो उसने डाल दिए। But this is not a true sense of objective question. This is actually a subjective question which requires that much time and effort. तो जैसे आप आज की तारीख में आरसी मुखर्जी बुक सॉल्व करोगे या इवन रंजीत साही में आप देखोगे तो उसमें भी ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें 6-6 लाइन 7-7 लाइन जितने लाइक क्वेश्चंस जा रहे हैं। फिर उसमें ऐसा करा है कि कुछ बनाया, फिर उसका कुछ करा, फिर उसका एक रिएक्शन कराया, फिर उसमें से जो निकला उसका दूसरा रिएक्शन कराया, फिर उसमें से जो बच गया उसका तीसरा रिएक्शन कराया, और 4-5 रिएक्शन एक साथ हो गए और फिर एनालिसिस करने को बोला जा रहा है। So those were the kind of questions that were asked in that time. They checked कि बच्चों का कितना मतलब एक ट्रेन ऑफ थॉट है, how well they are able to assimilate lot of information
neatly organize it, comprehend it, and then start working towards it in a structured manner. ठीक है, तो उसमें वो स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि बच्चों की स्ट्रक्चर करने की एबिलिटी कैसी है, हाउ वेल दे आर एबल टू आर्टिकुलेट देयर थॉट प्रोसेस. बट अब कैसा हो गया, अभी एग्जामिनेशंस हैव ऑल बीन ऑब्जेक्टिव, लाइक फाइनल आंसर मैटर्स. आपने कैसे आंसर लेके आया, वो चीज़ पे इतना ना तो कोई देख रहा है, ना ही उतना टाइम आपको दिया जा रहा है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए उसका चांस कम है. ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस जो हैं दे आर एक्सीलेंट एट बिल्डिंग योर थॉट प्रोसेस, एट गिविंग यू द कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर. तो ऐसे क्वेश्चन को स्टिल रखा जाता है इन बुक्स, रखा जाता है इन बुकलेट for students to attempt, because even if let's say you would have tried this question and it would have taken 10 15 20 minutes, sometimes even half an hour of your time, या आप एक टाइम लोगे और फिर आपका आंसर नहीं मैच करता, फिर आप पीछे आके सोचोगे कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही करा. That actually benefits students. It gives them the rigor of working with challenging problems. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसा होता है ना, स्टूडेंट्स आर लाइक कि सर ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, तो हम लोग क्यों ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें. ऐसा एक बहुत ही कॉमन माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का. ठीक है, विच इज नॉट अ लाइक अनरीजनेबल माइंडसेट कि सर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो हम लोग प्रैक्टिस ही करें. अरे ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं बिकॉज दे एक्चुअली हेल्प डेवलप दैट थॉट प्रोसेस. ठीक है, आप जो बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है, पूछना अपने से सीनियर बैच वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो आपको ये बताएंगे कि यार असली कॉन्फिडेंस या असली ग्रिप ऑन द चैप्टर ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने पर आती है. ठीक है, जो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है ना कि हाँ अभी मुझे इस चैप्टर का तुम कोई भी क्वेश्चन दो और मैं लाइक क्रैक कर दूंगा उस क्वेश्चन को, वो कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब आप ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हो. ठीक है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थॉट प्रोसेस ऑल्सो. मतलब अगर आपको लेट्स से इस लेवल के लिए प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम का लेवल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इफ दिस इज सर आप रिपीट कर सकते हो, किसकी बैकग्राउंड आवाज के कारण आपकी आवाज कट हो रही है. मतलब ऐसे ज्ञान को रिपीट नहीं करा जाता, ज्ञान बस निकल जाता है. मुझे भी याद नहीं है मैंने क्या बोला. इट्स नॉट अ सर नहीं, अब भी जब ये डायग्राम बनाया तभी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मान लो ये आपका एग्जाम का लेवल है. ठीक है, अगर आप यही सोचोगे कि मैं जब प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा एग्जाम के लेवल के जितना प्रैक्टिस करूंगा, तो आपका रियल परफॉर्मेंस इस लेवल के आसपास ही रहेगा. इफ यू प्रैक्टिस इससे हायर डिफिकल्टी लेवल, then you can be confident about exam level questions. ठीक है, this is like a known fact for any preparation. Okay, so that's why such questions are mentioned, are there in the booklet, are there in the books that you will be solving. ठीक है, but अब इसमें इंटेलिजेंस चाहिए. ठीक है, दिस इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क कम्स. आई वुड नॉट वांट यू टू deprioritize your important things to work over such questions. आपका प्रायोरिटी टास्क पहले हो गया है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डीपीपीज दिए थे और मैंने आपको डीपीपीज के साथ में मेंशन करके दिया था दैट टाइमली मैनर में उनको प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम के लिए अच्छी पोजीशन में रहोगे. अगर वो टास्क आप कर चुके हो और उसके बाद आप फिर इस पे आ रहे हो, ठीक है, देन यू आर मेकिंग अ सेंसिबल चॉइस. इफ यू आर एक्चुअली डूइंग दिस फर्स्ट एंड गेटिंग स्टक इन दिस, वेस्टिंग कपल ऑफ डेज इन दोस डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो फिर क्या हुआ कि आपने डीपीपीज पे ध्यान नहीं दिया और अभी जब आप एग्जाम के लिए संडे को दोगे पेपर, तो यू विल बी इन अ लेसर प्रिपेयर्ड मैनर, क्योंकि टाइमली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाया. आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आपने इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बट उन क्वेश्चंस को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन कैसे करना है वो नहीं कर पाया. ठीक है, सो मेंटेन दैट बैलेंस.
अच्छा, देन 28th क्वेश्चन भी थोड़ा इसी तरीके का है, ठीक है। इट्स अगेन अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली, जिसको ऑब्जेक्टिव बना दिया बनाने के लिए, बट इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें ये एलिक्वेट वर्ड्स भी समझ में नहीं आता है। तो इसमें कैसा रहता है, अ 2 gram पोर्शन of a sample containing NaBr and Na2SO4 was dissolved in 250 ml solution, and 1/5, आप ये एलिक्वेट वर्ड ही हटा दो, 1/5 पोर्शन, ठीक है, was titrated by silver nitrate and, or you can say 45 ml solution being required for the portion, ठीक है। तो मतलब 45 ml of silver nitrate ना। बस अब मैंने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आसान कर दिया आपके लिए, ठीक है। बाकी सब जो पूरा इसको डिफिकल्ट बना रही है वो क्वेश्चन, तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। टाइट्रेटेड को वर्ड को भी मैं सिंपल कर देता हूँ, वाज रिएक्टेड, ठीक है। बस आपके लिए और सिंपल हो गया ये। तो यहाँ पर कैसा था, नोटिस करना, आपका 250 ml सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। इसमें NaBr प्लस Na2SO4 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले जैसे ऊपर मैंने किया था वैसे ही स्टार्ट कर देता हूँ, से moles of NaBr is equal to A and moles of Na2SO4 is equal to B, ठीक है। एंड यहाँ पर ये काम आ जाता है, A इंटू कितना मॉलिक्यूलर वेट है NaBr का, 103, Na2SO4 का कितना वेट है, 142 इज इक्वल टू 2 ग्राम। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है, राइट। ये 250 ml सोल्यूशन के अंदर था, ठीक है। इन 1/5 दैट इज कितना हो गया, ये 50 ml सोल्यूशन, मोल्स ऑफ NaBr कितने हो जाएंगे, A/5 एंड मोल्स ऑफ Na2SO4 इज B/5। अब इनको क्या बोला जा रहा है, दैट दे आर रिएक्टेड बाय सिल्वर नाइट्रेट एंड 42.5 ml was required। तो इनका रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड नॉलेज, ठीक है, कि आपको इसका रिएक्शन लिखना आएगा। तो NaBr प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट तो आपको पता ही है ना, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 होता है। तो if you AgBr and NaNO3 and Na2SO4, ठीक है, अगर इसका मैं एनालिसिस करूं तो ये कितना था, A/5, तो इसके लिए कितना AgNO3 लगेगा, A/5 है ना। यस सर। एंड अगर मैं Na2SO4 वाला रिएक्शन लिखूं तो ये आपका बना देता है Ag2SO4 प्लस 2NaNO3, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो इफ आई से इसके B/5 मोल्स हैं तो कितना AgNO3 लगेगा, 2B/5 मोल्स लगेगा, है ना। और बोला जा रहा है दैट दिस इज हाउ मच, 42.5 ml सोल्यूशन, ठीक है, 42.5 ml सोल्यूशन लगेगा, राइट। मोलैरिटी इज से C मोलर, ठीक है। सो आई कैन राइट द इक्वेशन टू बी दैट A/5 प्लस 2B/5 इंटू AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा,
108 प्लस 170. और द प्लस 48 तो सर 168 168 168 आया क्या? तो 170 आएगा ना प्लस 48 सर 170 14 170 हो गया सर 170 ठीक है शुड बी इक्वल टू व्हाट c इंटू 42.5 अपॉन 1000 ये दूसरा इक्वेशन हो गया है ना हाँ सर यस सर राइट ये AgNO3 का सोल्यूशन था ना उसके लिए उसका वॉल्यूम 42.5 है और उसका मोलारिटी हमको पता नहीं है तो मैंने वेरिएबल एज्यूम कर लिया तो ऑल्दो अब मेरे पास 3 वेरिएबल हो गए 2 इक्वेशन है बट इज देयर सम अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आई कैन यूज हाँ सर ठीक है अब ये जो थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये इट इज लाइक अ डिसजॉइंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसका क्वेश्चन से लेना देना डायरेक्टली नहीं है ठीक है दैट इज व्हाट मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट दिस इज लाइक अ डिसजॉइंट इंफॉर्मेशन क्या ये इंफॉर्मेशन है दैट ये जो AgNO3 का सोल्यूशन है वाज इक्विमोलर टू इतना kBr ठीक है सो 1 ml of AgNO3 solution had ठीक है जो ग्रीन वाला पार्ट है उस ग्रीन वाले पार्ट का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 molar of AgNO3 solution 1 ml of AgNO3 solution had as many moles of AgNO3 as 0.0125 gram of kBr has 0.0125 grams of kBr has moles of kBr ठीक है तो 1/1000 right basically we are writing here that moles of AgNO3 is equal to moles of kBr एंड मोल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम राइट एंड यहाँ पर आई एम यूजिंग मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 0.0125 अपॉन kBr का बताओ कितना हो जाएगा 39 प्लस 80 कितना होता है 119 119 और यहाँ पे मोलारिटी C थी और वॉल्यूम 1/1000 है ना वो सेम मोलारिटी जो ऊपर यूज करी थी है ना ये C ये सेम ही सोल्यूशन था ना ये यस हाँ सर सर सेम AgNO3 सोल्यूशन ओनली तो ये तीसरी इक्वेशन हो गई 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल अब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बट दिस इज टू डिफिकल्ट दिस इज टू मच ऑफ अ चैलेंज not expected from someone who has just finished off doing easier questions to be able to answer this right away ठीक है it requires that building of thought process ठीक है so don't be bogged down by these questions they are actually genuinely quite difficult आपसे नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं these are much more difficult questions that require a lot of maturity a lot of pre-practice सर लाइक प्रैक्टिस के लिए हम इक्वेशंस तक क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर सकते हैं फिर वेरिएबल सॉल्व करना वो ठीक है हाँ मतलब इसके बाद तो अभी लाइक गंदगी शुरू होती है हाँ वही मत हाँ सर मैं तो बहुत इजीली 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल करके आगे बढ़ जाता हूँ बट इसके बाद जो सॉल्विंग वाला पार्ट होता है ना उसमें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लाइक इसके पहले वाले में तो क्या है फिर भी मजा आता है इन द सेंस दैट इफ यू लाइक आर एबल टू यू नो रीड द क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन एंड क्रिएट द इक्वेशंस तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि अरे मैंने क्वेश्चन डिसाइफर कर लिया लाइक वो फीडबैक आपको मिलता है अच्छा लगता है लेकिन अब उसके बाद का काम ना मजदूरी लगता है कि अरे यार ये किसी को आउटसोर्स कर सकता हूँ क्या मैं कोई कर दे सर ऐसे क्वेश्चंस में वेरिएबल्स क्रिएट करना ज्यादा इजी है ना रिवर्स वर्क करने से हाँ सो वेरिएबल्स सो ये जो तरीका है ना वेरिएबल्स के साथ में वर्क करना दिस गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट
ठीक है. So I find that students ना they are a bit hesitant to take variables. उनको लगता है कि अरे वेरिएबल ले लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, या उनको स्ट्राइक ही नहीं करता वेरिएबल मान के आगे बढ़ सकते हैं, वो वहीं पे अटक जाता है. तो ये जो एक टेक्निक है वेरिएबल लेकर इक्वेशंस क्रिएट करने की, this is going to be a skill set that is going to become useful in not just physical chemistry but physics में भी आगे. ठीक है. वेरिएबल्स क्रिएट करके उनको सॉल्व करना is going to be extremely important. ठीक है, समझ में आ गया? यस सर. यस सर. Yes, sir. हाँ सर आप इसका रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? हाँ, मैं इसका भेज दूंगा. ये एक्चुअली थोड़ा लाइक टू डिफिकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस है. आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग अक्रॉस. ये सर. ओके. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29. 29th is a good question. 29th is not that difficult question, but it is as in it's a difficult question, but it is not unreasonably difficult question. ठीक है. इसमें जो लैंग्वेज है that is what plays a big role. तो इसमें इस क्वेश्चन में lot of language based learning is something that you are going to see. ठीक है. क्या क्या है, आप किस तरीके से प्रोसीड करोगे? Molar mass of an organic acid was determined by study of its barium salt. 4.290 gram of salt was quantitatively converted to free acid by reaction with this much H2SO4. The barium salt was found to have 2 moles of water per hydration per barium 2 plus ion, and acid is monobasic. Right? अब ये जो ऐसी लर्निंग्स हैं, ये मैं आपको क्लास नोट्स में नहीं करवा सकता. ये लर्निंग्स यहीं इसी क्वेश्चन में डेवलप होती है और आगे ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू ही पिक होती हैं. ठीक है. तो ये लैंग्वेज को हम लोग कैसे रीड करेंगे? एसिड इज मोनोबेसिक. ठीक है. मतलब मुझे देखो, जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि कुछ तो रिएक्शन हो रहा है. राइट. मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, कुछ तो रिएक्शन हो रहा है. एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड व्हेन आई सी सच अ क्वेश्चन इज रिएक्शन क्या हो रहा है, वो तो लिखें ताकि आगे बढ़ पाए. एंड रिएक्शन क्या हो रहा है उसके लिए आई एटलीस्ट नीड टू नो क्या रिएक्टेंट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं. एंड वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है. राइट. आर यू आल्सो फेसिंग दैट डिलेमा? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. So ठीक है. तो अब उस डिलेमा को कैसे हटाया जाता है वो आप यहाँ पे नोटिस करना. सर हाँ. सर इसमें हमारे पास ये H2SO4 है और दिया है कि Ba, तो BaCl हो सकता है ना नहीं, रिएक्टेंट? आई वुड नॉट वांट टू टेक एन अजम्पशन. मतलब आपने BaCl2 लेकर अज्यूम ही कर लिया ना सॉल्ट क्या है. यस सर. नहीं, तो आपको जो मतलब दैट्स अ बिग अजम्पशन. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. ठीक है. तो अब इसको अपन कैसे रीड करेंगे वो आप नोटिस करना. इसमें जो वर्ड्स हैं, एसिड इज मोनोबेसिक, इसका क्या मतलब हो जाएगा? एसिड इज HX. यस सर. Yes, sir. whatever that X is, I don't care, बट उसमें से एक H निकल जाता है. ठीक है. ये HX जो है वो बेसिकली H प्लस एंड X माइनस बना देता है. I don't know what that X is. X can be something large, small, some other group, I don't care. ठीक है. अब यहाँ पर दूसरा चीज नोटिस करना,
its barium salt. What will be the barium salt? Its BAX इस एसिड का बेरियम सॉल्ट क्या हो जाएगा? BAX BAX अब बेरियम की वैलेंसी होती है 2+ और x है -1, तो व्हाट वुड बी द सॉल्ट? BAX2 H2 BX2. ठीक है, समझ में आया? Yes sir. yes sir ग्रेट। एंड यहाँ पर तीसरी चीज बोला जा रहा है कि जो बेरियम सॉल्ट है was found to have 2 moles of water of hydration per barium ion. ठीक है, तो ये जो बेरियम सॉल्ट है इसका हाइड्रेटेड वर्जन क्या होगा? BAX2.H dot 2H2 Dot pH2. X2 dot 2H2O, yes sir है ना? So sounds like I'm making some progress. I am able to at least read what the question is trying to tell me. So it's written 2 mole of water per barium ion. Na? Well, It's not barium ion mole. लिखा होना चाहिए था, ठीक है, अदरवाइज वो अनरीजनेबल हो जाएगा ना। ठीक है, 2 molecules of water पर बेरियम आयन, या फिर यहाँ पे मोल डाल देते हैं, 2 mole of water पर मोल ऑफ बेरियम आयन। ठीक है, समझ में आया? अदरवाइज तो वो टू मच हो जाएगा ना, मतलब देन यू वुड बी राइटिंग ओवर हियर 2NaH2O। कभी देखा है क्या आपने ऐसा? यही नहीं सर। छोड़ दिया था ये पढ़ के सेंटेंस। ठीक है, सो यहाँ पर इट इज एसेंशियली सेइंग 2 molecule ऑफ वाटर ओके। अब इतना करने के बाद में, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है अब? कैन आई लाइक मेक सेंस ऑफ दिस मच पार्ट? 4.92 gram of the salt was quantitatively converted to free acid by reaction with H2SO4. So now, will I be able to write a reaction for this? हाँ sir. yes sir Maybe now I should be able to write that ये जो BaX2 dot 2H2O है, ये मेरा salt है। It was reacted with H2SO4. Can you tell me what will be the product? BaSO4 Yes, plus HX H2 plus H2O HX plus more H2O, 2H2O। ठीक है, ये आप लिख पाओगे, राइट? इतना समझ में आ पाया? yes sir ये Excuse me, sir. हाँ, सर हमने X की वैलेंसी कैसे अज्यूम कर ली? क्योंकि ऊपर लिखा था ना एसिड मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक मतलब एक H+ है और फिर बाकी जो है वो X- ही होगा ना। हाँ सर, देखा मैंने। ठीक है, मतलब that is what is like the language of the question is making this difficult. अब बोला जा रहा है कि ये तो है 4.290 ग्राम्स और ये है 21.64 ml, 0.477 मोलर, राइट? So अब I can say that moles upon coefficient should be equal to moles upon coefficient, है ना? If I relate the two, yes sir right? हाँ sir. तो अब यहाँ पे मैं क्या कर पाऊंगा? इसके मोल्स हो जाएंगे 4.290 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? बेरियम का कितना था? बेरियम का वेट कितना? 137 प्लस 2 times x प्लस plus 36 36 अपॉन इसका कोफिशिएंट जो है वो तो 1 है,
इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 21.64 अपॉन 1000 वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी अपॉन कोफिशिएंट भी 1 है। इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा, राइट? और आपसे आंसर x नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। आंसर क्या पूछा जा रहा है? आंसर इज molecular weight of the acid. ठीक है, सो आंसर इज मॉलिक्यूलर 1 plus x. hx which is going to be 1 plus x. That is what your answer is. समझ में आया क्वेश्चन अब? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, सो ऐसी लर्निंग्स जो हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन से ही आएंगी, ये थ्योरी में आ ही नहीं सकती हैं। मतलब इसमें मैं आपको लाइक थ्योरी में थोड़ा ना पढ़ा सकता हूँ कि ये बैठ के पढ़ो आप, ठीक है? ये वर्ड्स, ये आइटम्स, ये सब विद प्रैक्टिस पिकअप करने होते हैं। सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अभी टीवीटी में नहीं आएंगे ना? नहीं, अभी नहीं आएंगे, लाइक अभी आपको इतना टॉर्चर नहीं करेंगे यार। अभी आप नए नए आए हो, अभी तो आपको प्यार से रखेंगे, थोड़ा भाव देंगे, फिर जब टॉर्चर हीट हो जाओगे फिर उसके बाद मजे लेंगे। बोले नहीं सर। अब तो इनका पूरा इंस्टॉलमेंट भी आ गया है फीस का, अब करते हैं इनको परेशान। वाओ सर। सर ऐसा क्या कर होगा होगा, तुम लोग देखोगे, फिर तुम अच्छे हैं हम सर। सोचोगे कि ये मैंने क्या करा, क्यों करा। एक ज़माना था जब मैं क्लास का टॉपर था, मतलब लोग मुझसे डाउट पूछते थे, और आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं डाउट्स के लिए दर दर भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ। ऐसा बहुत होता है ना, मतलब स्पेशली पेस में तो ऐसा होता ही है, क्योंकि पेस में क्या होता है, मतलब जनरली टॉपर बच्चे आते हैं, मतलब मोस्टली अपने अपने स्कूल के जो स्टेलर परफॉर्मर्स होते हैं, और उनके लिए कई बार ना एकदम ऐसे कल्चर शॉक होता है, क्योंकि वो पिछले 10 साल से ना अपने स्कूल में टॉपर रहे हैं। उनको मतलब ऐसी फीलिंग आई नहीं कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइक हमेशा जो भी पढ़ा है सब समझ में आया है। टीचर्स लुक अप टू देम, लाइक उनके एग्जाम्पल दे दे के बच्चों को ऐसे बताते हैं कि देखो वो था या वो थी, एंड बच्चे उनसे डाउट पूछते थे। लेकिन फिर पेस में आने के बाद में ऐसा हो जाता है कि मतलब यहाँ तो हर कोई टॉपर है, अब हम क्या करें। और उस केस में कुछ कुछ केस में पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। पेरेंट्स आर लाइक कि आप लोगों ने तो हमारे बच्चे को लाइक डिटेरियोरेट कर दिया, हमारा बच्चा तो पहले 95% नंबर लेके आता था, अब तो वो 19% नंबर भी लेके नहीं आ पा रहा है। सर 19 कुछ 19 क्या होता है? 19 90% जहाँ आते थे, अब उसकी जगह 19% भी आ जाएंगे तो आपको लगा कि हाँ चलो ठीक हो गया, पेपर होगा, थोड़े टाइम बाद होगा। अभी स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, शॉक एक साथ नहीं दिया जाएगा, धीरे धीरे लाइक मिलेगा। लेकिन सर वैसे भी आज थोड़े लोगों को तो मिलेगा शौक, एसएससी वालों को। हाँ, आज रिजल्ट है ना सर? अच्छा, आज एसएससी वालों का रिजल्ट है। हाँ सर सर 1 बजे सर ये आएगा। टॉपिक को बंद करो ना सर, कल से चालू है सर मेरे घर पे। अच्छा सर हमारा तो इंटरनल्स और प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुआ, किस बेसिस? हाँ, मतलब क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं? कुछ कराया पढ़ाया लिखाया तो है नहीं, टेस्ट तो हुआ नहीं। सर सिर्फ 9th का 90% कंसिडर कर। बस हम लोग का प्रीलिम्स एग्जाम्स को कंसीडर किया गया 50% 9th के फाइनल मार्क्स। तो 9th में तो हमने बोर्ड दिया था, तो हमारे मार्क्स हाँ इतने अच्छे नहीं आए थे, और हाँ हमारे सर। क्लास टीचर्स ने वही मतलब तो। जो स्कूल Sir, के for टीचर्स ICSE, what they are doing is they are taking the year where the school के बच्चे gave the best performance और उसके basis पे हम लोग को ये marks। ऐसा हाँ ही सर होना बहुत चाहिए। गंदा कुछ तो है, पता क्राइटेरिया। नहीं है। कि मेरा जी, मैं बेस्ट तो बोल परफॉर्मेंस सर दिया कुछ भाई। समझ में नहीं आया सर, उन लोग ने फॉर्मूला दिया था मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, सर कुछ नहीं सर समझ कुछ आया नहीं, उसमें। सर उनको भी हाँ नहीं सर समझा लगता है, भर तो भर के कर दिया 3 उनने। फॉर्मूला दे दिए, बोलो अपना मार्क्स निकाल ले। तुम अभी फोकस करो, दिस इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट। 10th का परसेंटेज, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर पता है, पर वैसे फील होता है ना 10th का हाँ मार्क्स आया, सर अच्छा आया।
सर इतना मेहनत किया सर सर अभी 10th के पेस लिए। में इतना बुरे मार्क्स आ रहे तो एक तो अच्छा मार्क्स आने पता चाहिए waste फिर है। अगले साल का। सर घर पे अभी 5 फोन आने। मेहनत वेस्ट नहीं जाता है। सर पता है पर सर हाँ, अभी लास्ट Excuse मैं me, अपनी sir. बात करता हूँ। मेरा 10th में ही मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा अच्छा हुआ था पहले से, और फिर अभी ऐसा हो जाएगा तो मार्क्स ही नहीं आएंगे ना। तो ठीक है ना, तुम मत ध्यान दो ना उस पे इतना। तुम सर जो फोकस है उस पे, मतलब जो हाँ सर पर पता है फील तो होता है ना। हाँ बट फील को ओवरकम कर जाओ ना थोड़े टाइम में, मतलब सल्व करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब तुम सल्व मत करो हाँ लाइक। सर क्योंकि पता है अभी ये साल वापस कम ही आने वाला है ना थोड़े टाइम के लिए, हाँ इसलिए। सर 10th में अभी जब देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद इधर, तो पूरा 10th का जो पीरियोडिक टेबल था वो सब कुछ जो पढ़ा था गलत है। जो उनने रीजन दिया था एटम का साइज इंक्रीज करने के लिए। हाँ वो नियॉन गैस का एटॉमिक ये बड़ा होता है रेडियस पर, नहीं वो रीजन बराबर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, अभी वो होता है बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें आती हैं। एनीवेज, Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो लिया है, वो कौन सा रेशियो था सर? मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट होता है ना, मतलब रिलेशनशिप। स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो। हाँ स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। हाँ, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक, ये अपन ने पढ़ा था ना कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बीच में ऐसे रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हाँ सर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टोइशियोमेट्री में पढ़ा। या फिर ऐसे कर लो, मतलब अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा करो, यहाँ से मोल्स निकाल लो इनके। ठीक है, ये तो क्वांटिटी दे दी है किसी भी टर्म्स में। मोल्स क्या होंगे? 4.290 अपॉन 137 प्लस 2x प्लस 18 इंटू 2, है ना? ये इसके मोल्स हो गए। और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 21.64 बाय 1000 इंटू 0.477, राइट? अब आप ऐसा बोल दो कि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, राइट? तो इनके मोल्स भी इसी रेशियो में रहने चाहिए, यूनिटरी मेथड अप्लाई होना चाहिए। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, इनका कोफिशिएंट दोनों का 1 1 है ना, तो आप उससे x निकाल लेना। एनीवेज, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कैसा है? सोल्यूशन ऑफ पाल्मिक एसिड। अब पाल्मिटिक है, पामिक है, और क्या है पता नहीं, बट ठीक है। इन बेंजीन कंटेन्स 4.24 ग्राम एसिड पर लीटर। ठीक है, सो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है, मोलारिटी जो है वो 4.24 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम विच इज 1 लीटर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना? When this solution is dropped on a surface, benzene gets evaporated and palmitic acid or palmitic acid forms a unimolecular film on the surface. ठीक है, तो कोई सरफेस है, ठीक है, ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट उस पर ये जो एसिड है ये ऐसे कोटिंग बना देगा। ठीक है, अब हमें एरिया जो कवर करना है वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करना है। ठीक है, एंड ये जो एक मॉलिक्यूल कवर कर रहा है एरिया, वो कितना कर रहा है? इस एरिया कवर्ड बाय वन मॉलिक्यूल कितना बताया जा रहा है? 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ये नैनोमीटर स्क्वायर में लिख रहा होता तो कितना होता? 500 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर 10 की पावर 14 कर दो, ये नैनोमीटर स्क्वायर, है ना? ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं? तो यस सर। दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। यस सर। Number of molecules required will be
the हाँ area required upon 0.21 हाँ है ना. Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितने रिक्वायर्ड है 500 डिवाइड to the power 14 upon 0.21 divide by Avogadro's number, हाँ सर Yes, sir. right? तो इतने मोल्स रिक्वायर्ड है और अच्छा अब बोला कितना वॉल्यूम लगेगा. तो वी नो दैट 1 लीटर में कितना मोल्स जा रहा है. ऊपर से हमने पढ़ा था ना 1 लीटर में कितना जा रहा है 4.54 डिवाइड बाय 256. तो ये 500 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन 0.21 इंटू 1 अपॉन Na में कितना वॉल्यूम लगेगा वो मैं निकाल सकता हूँ. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड मोल्स ऑफ एसिड आ जाएगा आंसर. हाँ सर. हाँ सर आ तो जाएगा बट वो surface. बट क्या बट सर वो कैलकुलेशन करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा. क्यों ऐसा इतना कहाँ बुरा कैलकुलेशन है. ठीक ही तो है. सर मतलब अगर हैंड रिटन में करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना. हाँ मतलब वो ठीक है बट ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है. दिस इज नॉट दैट हाँ. बैड कैलकुलेशन. सर ऐसा कैसे करेंगे सर जी? नहीं मतलब ये जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है. हाँ सर, कैलकुलेशन इजी है, मैंने किया अभी. इट्स नॉट दैट बैड. So can you explain again after number of moles required? हाँ क्या कह रहे हो. और ऑप्शंस भी दूर दूर है ना. मतलब एटलीस्ट ये और ये तो काफी दूर दूर ऑप्शन है. इनके बीच में अगर है तो भी आपको फिर थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. ठीक है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए. सर हाँ 4.54 by 256 कैसा है वो जो ऊपर से निकाला था वो. मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करके मोल्स आता है ना. वो वॉल्यूम ओके ओके हाँ सर सर. ठीक है ऑलराइट. तो ये आपके गेट इक्विप टू एडवांस की सिंगल चॉइस हो गए. अब डीपीपी के डाउट डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है डीपीपीज आपने ट्राई करी होंगी. तो डीपीपी 1 में किसी को कोई डाउट है. सर 1 के फर्स्ट वाले में वो एएमयू का समझा नहीं सर कि एएमयू से कैसे कैलकुलेट होगा और ग्राम्स में कैसे हो रहा है कैलकुलेशन, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन बाद में ग्राम्स में पूछा है. सो सिंपल है. आपको दिया हुआ है 124 AMU ऑफ P4. ठीक है. सो इफ यू रिमेम्बर दैट डायग्राम जो हम लोगों ने पहले करा था. यस सर. मास मोल्स और वहाँ पे मॉलिक्यूल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो यहाँ पर एक्चुअली आप नोटिस करोगे तो आपको ये दिया हुआ है. यस सर. ठीक है. हाँ सर. यहाँ पर एक कैच ये होता था कि ये मास ग्राम्स में होना चाहिए था ताकि यस सर. फिर आप यहाँ पर से डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो आपको मोल्स मिल जाएंगे और फिर आप उनको Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे. यहाँ यस पर सर. 124 AMU मतलब 124 अपॉन Na ग्राम्स लिख सकता हूँ मैं. यस सर. हाँ सर. तो मोल्स कितने हो जाएंगे 124 अपॉन Na इंटू 1 अपॉन 124. ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया ना P4 का. यस सर. 1 बाय Na मोल्स हो गए. हाँ सर. मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 1 बाय Na इंटू Na दैट इज 1 मॉलिक्यूल. अब इसके बाद लॉजिक लगेगा. हाँ सर.
समझ गया सर. तो एटम्स कितने हो गए? 4. Yes sir, understood. ये गलत है, ये सही है, और ये भी गलत है. Understood sir. एक बार ये डीपीपी के बात करते हैं प्रथम, पहले डीपीपी क्लोज करते हैं. डीपीपी 1 में और किसी को क्वेश्चन पूछना है? डीपीपी 1 इज सॉर्टेड. डीपीपी 2 में बता दो. ठीक है. डीपीपी 3 में बता दो. So ninth one. 9th question. Okay. 3 इसमें तो 8 भी करना. हाँ कर. Respective ratio of weight of oxygen in sample of pure CO2 and C2O if both the sample contains same mass of copper. कितना रहेगा? So अगर दोनों में सेम मास ऑफ कॉपर है, so I can say that दोनों में सेम मोल्स ऑफ कॉपर है. Yes sir. है ना? So if I take moles of copper is X, so this would mean that moles of CuO is also X and moles of Cu2O is X by 2. हाँ सर. Your logic सही है तो? हाँ सर. Yes sir. नहीं. अब moles of CuOX है तो implies moles of O कितना हो गया? और यहाँ पर से moles of O कितना हो गया? X by 2. X by 2. तो implies their mass ratio क्या हो जाएगा? Understood. Ratio of mass will also be like 1:2. Oh, sorry, 2:1. हाँ सर. 2:1. Yes sir. 1/1/2 that is 2:1. ये ऑप्शन आपका आंसर होगा. समझ में आया? Okay sir. हाँ Yes सर. Yes sir. डाउट नहीं है तो लीव हो सकते हैं. हाँ हाँ. किसी ने फिर और कौन सा पूछा था? 8. तो हाँ सर 8 वाला कर सकते हो. 8. तो इसके लिए तो शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था ना. कितने एलिमेंट है, कितने कंपाउंड है, आप वो बताओ एक बार मुझे. यहाँ पर डेटा बेटा तो छोड़ दो बाद में, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितने हैं. नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है. नंबर ऑफ कंपाउंड कितना हो गया इधर? A, B and C 3 कंपाउंड है. So can you ask Sakshi to mute herself? What disturbance आ रहा है? अच्छा. हाँ. ठीक है. ये ठीक है. इतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 एंड नंबर ऑफ कंपाउंड 3. Yes sir. अब वो टेबल याद करो, ये वाली टेबल जो अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी. ये टेबल में क्या था? कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन. Multiple. 2 एलिमेंट 2 और मोर कंपाउंड, तो क्या दिख रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन. समझ में आ गया? Yes sir. Yes. All right. चलो ठीक है. तो DPP 3 हो गया. देन DPP 4 में एनी चैलेंज?
ठीक है, चलो डीपीपी 5 में सर क्वेश्चन 9. So question 7. क्वेश्चन 9 एंड सर क्वेश्चन 4 में यहाँ पे जो दिस गैस दिया है वो C2H6 ही है कि कोई और गैस है? कौन से डीपीपी 5 में ही, डीपीपी 5 में ही सर। डीपीपी 5 में, एक मिनट, C2H6 ही है। 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने? Fourth में 3 moles of gas C2H6 are mixed with 60 grams of this gas. 8th और 9th, ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करना है ना? Yes, सर sir. So question 7, not 8. 7, ठीक है। सो 4th वाले में, हाँ, अब एक बार बताओ मुझे। सर 4th में मेरे को सिर्फ पूछना है, जो दिया है 3 moles of, तो ये जो दिस गैस है वो गैस C2H6 ही है कि कोई और गैस है? लाइक Same gas. 2H6 इधर। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। 3 moles of gas C2H6 are mixed with हाँ मतलब ठीक है, ये C2H6 ही है। ओके सर, फिर मैं कर लूंगा सर। ठीक है। देन 7th में 120 ग्राम ऑफ Mg was burnt in air to give a mixture of MgO and Mg3N2. The mixture is now dissolved in HCl to form MgCl2 and H4Cl. सर इसमें मेरा डाउट है कि इसमें सोल्यूशन देखा तो दे हैव अज्यूम्ड करके MgO और Mg3N2 के कितने मोल्स है, लेकिन ये पैरेलल रिएक्शंस वाला क्वेश्चन है ना? नहीं, सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स थोड़े ना है। यहाँ पर Mg plus O2 is giving MgO, ठीक है, एज वेल एज Mg plus N2, ये अलग रिएक्टेंट्स हो गए ना, is giving Mg3N2, ठीक है। सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर 5 है। एंड इसके बाद में बोला जा रहा है कि ये जो मिक्सचर है इसको HCl में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। सो MgO plus HCl is giving you MgCl2 plus H2O, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। एंड Mg3N2 plus HCl is giving you MgCl2 plus NH4Cl. NH4Cl, ठीक है। तो ये आई थिंक इसकी बैलेंसिंग में ये 3 इधर लगेगा, 3 Mg रहेगा, 2 नाइट्रोजन, कितना क्लोरीन हो गया ये इधर? 2 8 HCl हो जाएगा, ठीक है। सर POAC लगा सकते, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अब अगर आप मान के चलो कि ये टोटल लाइक 120 ग्राम्स है, तो इधर A मोल्स मान लो और इधर B मोल्स मान लो, है ना? ऐसा कर सकते हैं ना, इधर A मोल्स एंड B मोल्स टू स्टार्ट विद, एंड एक क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, A plus B is equal to 10, नहीं 10 नहीं 5, सॉरी 120 ग्राम है ना, 24 एटॉमिक वेट है इसका, ये एक इक्वेशन हो गया। फिर इससे कितना MgO बना? A moles. A moles. इससे कितना बना ये? B/3 मोल्स बन गया, राइट। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूँ, राइट, कि ये A मोल्स है, तो A मोल से कितना MgCl2 बन रहा है, वापस से A मोल्स ही बन रहा है, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये कितना था? B/3 मोल्स, तो B/3 मोल्स से कितना बन रहा है ये? B मोल्स।
मोल्स बन रहा है, और इसके बारे में दिया जा रहा है कितना ये NH और ये सॉरी ये कितना बन रहा है NH4Cl बना पूछा जा रहा है, नॉट दिस MgCl2। कितना बोला जा रहा है? ये 2b/3 मोल्स बनेगा ना। यस सर। 2b/3 मोल्स क्या दिया जा रहा है? 107 अपॉन इसका एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट सॉरी सर 107 107 by 53.4 53.2 तो 2 आएगा तो 53.52 हो जाता है सर। तो ये दो इक्वेशन हो गए, दो वेरिएबल हो गए, सॉल्व करो। a + b = 5 है, b = 3, तो a 2 आ गया। और फिर आपको ये MgCl2 का भी मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू a + b ओनली, है ना। हाँ सर। एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। a + b अगर बन रहा है तो a + b तो स्टार्टिंग में बता था 5 है ना। इनफैक्ट आई कुड हैव जस्ट अप्लाइड POAC, सारा का सारा Mg इधर ही कन्वर्ट हो गया ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब 8th वाले में बहुत सारा लिखा हुआ है यार, तुमको मतलब इंग्लिश पढ़नी नहीं आती क्या, मेरे से पढ़वा रहे हो? किसी को पता है क्या इसमें क्या होता है? नहीं सर, 9th वाला था, 9th वाला था। 8th I don't think anyone said. अरे तो 9th वाले में भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। आई डोंट वांट टू रीड इतना। किसी का है 9th वाला? किसी का भी नहीं आया? ऐसे क्या कर रहे हो यार? पढ़ना ही पड़ेगा। A + B C D 3 student different ways limiting reagent. Student 1, minimum moles of A needed to completely consume B, and if available amount of A exceeds what is needed, then B is limiting reagent, otherwise A is limiting reagent. Minimum moles of A needed to completely consume B, और अगर उससे ज़्यादा है तो ठीक है, ये तो तरीका सही लग रहा है, चलेगा ही। Calculate the mole ratio of moles of reactants taken of a reactant, then compare it with theoretical mole ratio according to the stoichiometry of the reaction. If the theoretical ratio exceeds the ratio of moles actually taken, then the reactant in the denominator will be the limiting reagent. सर आई डोंट थिंक ये पढ़ने की जरूरत है सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ऐसा है क्या? इन स्टूडेंट, ठीक है चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट 1 in the first experiment finds that 1 mole of A reacted with excess of reagent B, and in second experiment when 1 mole of B reacted with excess of A, then in the latter experiment the mass of product produced was greater. Then which should be the limiting reagent? तो बेसिकली स्टूडेंट थर्ड जो है उसके लिए पूछ रहे हैं कि वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना। थर्ड वाले का यही स्टूडेंट का यही आर्गुमेंट है ना। सर तीनों स्टूडेंट करेक्ट है as per the 8th question. हाँ सर तीनों स्टूडेंट करेक्ट है as per the 8th question का। सर 8th क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन करेक्ट है, तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। हाँ वो ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली लेकिन स्टूडेंट 3 का लॉजिक यूज हो रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ ए से कितना प्रोडक्ट बन रहा है और 1 मोल ऑफ बी से कितना प्रोडक्ट बन रहा है, और जिससे ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा या एक्सेस रिएजेंट होगा, ये आइडेंटिफाई करना है बेसिकली, है ना। तो
1 मोल ऑफ ए से which has produced the least mass. तो least mass जो प्रोड्यूस कर रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना. अगर ये करेक्ट है तो जिसने लीस्ट मास प्रोड्यूस किया वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर ए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना. क्योंकि सेकंड एक्सपेरिमेंट में ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना. नहीं, उल्टा बोला जा रहा है क्या? 1 मिनट, क्या तो इंग्लिश लिखी हुई है यार बहुत सारी. 1 मिनट. इफ द स्टूडेंट in first experiment finds that when 1 mole of A reacted in second, then in the later experiment, हाँ तो B में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो A लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना एज पर दिस आर्गुमेंट, स्टूडेंट 3 का आर्गुमेंट. प्रोडक्ट फॉर्म्ड by 1 mole of A and product formed by 1 mole of B, और ये बोला जा रहा है कि ये ज्यादा है, राइट. तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, है कि नहीं? क्लियर है? Yes, sir. बाकी अगर इसको और एनालाइज करने का मन है आपका, तो आप कैसे कर सकते हो? सो अगर इफ यू रिमेंबर जो मैंने आपको क्लास में सिखाया है, ए प्लस बी बी इज गिविंग सी सी प्लस डी डी, राइट. तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट 1 में क्या बोल रहा है? एक्सपेरिमेंट 1 में बोल रहा है कि 1 मोल इसका लिया है ए का, ठीक है, एंड बी को क्या बोला जा रहा है? एक्सेस. तो इफ आई टेक द प्रोडक्ट, ठीक है, इफ आई टेक एनी प्रोडक्ट, से फॉर एग्जांपल इफ आई टुक सी, कितना बनेगा? तो व्हाट विल बी आवर आंसर? इट विल बी सी अपॉन ए मोल्स, है कि नहीं? Yes, sir. एंड एक्सपेरिमेंट 2 में बोला जा रहा है कि ए प्लस बी बी इज गिविंग सी सी प्लस डी डी. इसका एक्सेस लिया जा रहा है और इसका 1 मोल बोला जा रहा है, राइट. तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? व्हाट विल बी योर आंसर? सी बाय बी मोल्स, है कि नहीं? Yes, sir. राइट. अब क्या गिवन है? दैट यहां पर C by B is more than C by A, ऐसा लिखा है ना ये, that mass produced was greater in the latter experiment. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ज्यादा मास प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इसका मतलब A B से बड़ा है ना. C C कैंसिल आउट हो जाएगा, A इधर चला गया, B उधर चला गया, है कि नहीं? Yes, sir. सो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके लिखना चाहिए था. देन विच शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट which should be the limiting reagent when equal moles of A and B are taken. ये इस क्वेश्चन में मिसिंग हो गया. When equal moles of A and B are taken. तो अगर आप थर्ड एक्सपेरिमेंट रन करोगे, A plus B B is giving C C plus D D, right?
इसके भी x मोल्स और इसके भी x मोल्स, राइट? तो आपका स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो कैसा रहेगा? What will be your ratio? x upon a and x upon b, राइट? इनमें से कौन सा छोटा रहेगा? ये छोटा रहेगा ना, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो ए आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी समझ में आया? Yes, sir. एकदम मतलब डिटेल में अपन ने एनालाइज कर लिया, बहुत मेहनत करा ली तुम लोगों ने मुझसे। ऑलराइट, देन और कौन सा डीपीपी? डीपीपी 5 तक दिया था ना, और भी कुछ डीपीपीस थे क्या? क्या फ्लैगशिप टॉपिक वाइज टेस्ट का लास्ट 8, क्वेश्चन 9, कर 10, सकते हो? 56. 8, 9, 10, 56, चलो ये बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं ये फ्लैगशिप वाला टेस्ट डिस्कस कर लूँ, इसमें से किसी ने कुछ करा हो तो? बाय सर, थैंक यू। चलो बता दो, फ्लैगशिप वाले टेस्ट में किस क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन 20। So 6 and 7. टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 20 So 6 and 7. एंड 6 एंड 7। एक मिनट मुझे देखने दो। Sir, 14 and 15. और कौन सा बोला तुमने? 14। सबसे पहले 20th देख लेते हैं, 20th क्या है। हाँ, सो 20th वाले में नोटिस करना कैसा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर रॉन्ग। सर अब सर इस क्वेश्चन में मैं एक बार बताऊं आपको मैंने क्या किया। बोलो। सर मैंने 2 इक्वेशन लिखी और कंसीडर किया कि फर्स्ट इक्वेशन में P4 A मोल्स है और सेकंड में B मोल्स है। हाँ, फिर उस हिसाब से सर फर्स्ट इक्वेशन में O2 5 ही हो जाएगा और सेकंड में 3 भी हो जाएगा। हाँ, और सर फिर टोटल मोल्स निकाल लिए P4 के A + B हो गया और फिर वो 1.24 ग्राम है। हाँ, और O2 8 ग्राम हो गया। हाँ, टोटल मोल। सर पर फिर ना B नेगेटिव आ रहा है जब इक्वेशन सॉल्व करें तो। बिल्कुल सही। ठीक है, गुड। सर पर B तो नेगेटिव आ गया ना, तो मतलब गलत हो गया। सर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? तो अब इसमें समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर हम पहला रिएक्शन देखते हैं तो उसमें कैसा रहेगा? 1 मोल ऑफ P4 रिक्वायर्स कितना? 5 मोल ऑफ O2। ठीक है कि नहीं? समझ Yes, sir. में आया? यहाँ पर इफ आई लुक एट मोल्स ऑफ P4 तो कितना है? 0.01। एंड मोल्स ऑफ O2 कितना है? 0.25। Yes, sir. ओके, और दूसरा रिएक्शन जो है उसमें कैसा है? 1 मोल ऑफ P4 रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ O2, है कि नहीं? इतना चलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब यहां पर आप नोटिस करोगे दैट एज पर द एक्चुअल डेटा, ठीक है, मोल्स ऑफ P4 इज इक्वल टू 0.01 एंड मोल्स ऑफ O2 इज 0.25। तो इसमें अब मैं आपको ये बोल सकता हूं फॉर श्योर even if only
first reaction occurs, P4 is LR. Even if only second reaction occurs, तब भी P4 ही LR रहेगा. उसका क्वांटिटी बहुत कम दिया हुआ है ना. Yes, sir. ठीक है. अगर सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन हो तब भी P4 LR है, सेकेंड रिएक्शन हो तब भी P4 LR है, राइट. इवन इफ बोथ रिएक्शन अकर, ठीक है, पैरेलल रिएक्शन अकर करें, स्टिल P4 विल बी LR. ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि P4 एक्सेस हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि as per both the criteria, both the reactions, P4 is LR only. Yes. तो फिर मैं for sure बोल सकता हूँ yes, P4 is going to be the LR. पर आंसर में O2 दिया है limiting quantity. नहीं. The question is asking which are wrong. हाँ, which are wrong पूछा है ना. Okay, sir. ठीक है. So ये तो आपका इनफैक्ट I would say कि ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट है. नाउ व्हाट इज यहाँ पे बोला जा रहा है C, मैक्सिमम मास ऑफ P4O10 कब बन सकता है? मैक्सिमम मास ऑफ P4O10 forms when all of P4 is used in reaction 1, है कि नहीं? इसी में सारा का सारा P4 यूज हो जाए. Yes, sir. तो आपको समझ में आ जाएगा, implies moles of P4O10 form will be equal to 0.01, क्योंकि फास्फोरस के P4 के 0.01 थे ना, दोनों का कोफिशिएंट 1 है, राइट. तो मास ऑफ P4O10 कितना आ जाएगा? 0.01 इंटू मॉलिक्यूलर वेट. कितना मॉलिक्यूलर वेट है इसका? Sir, 284. 24 प्लस 160, 284, तो ये 2.84 ग्राम्स हो गया. तो ये गलत हो गया ना. P4O10 का तो 2.84 ग्राम्स बन सकता है. एंड व्हाट कैन बी अगेन सेड अबाउट मैक्सिमम मास ऑफ P4O6 फॉर्म, कि सारा का सारा P4 रिएक्शन 2 में यूज हो जाए, है कि नहीं? मैक्सिमम मास ऑफ P4O6 कब बनेगा? When all of P4 is used in reaction 2, और फिर उससे मोल्स ऑफ P4O6 आ जाएंगे 0.01, और ये मॉलिक्यूलर वेट से कितना हो जाएगा? 2.2. समझ में आया? तो ये Yes, sir. तो आपका सर इसमें मैंने क्या किया that for maximum amount of O2 to be used, all 1.24 gram of P4 should be used in first reaction. So maximum mass of O2 which will be used is 1.6 grams. Therefore O2 is excess. चलेगा ये? चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा. ठीक है. और कौन सा बोला तुम लोगों ने? 6, 7 and 14. Okay. 6, 7 and 14, 6, 7 and 14, 6. इसमें कैसा है? Mixture of ethylene and excess H2 had a pressure of 600 mmHg. So C2H4 plus H2, and it was converted into C2H6. ठीक है. अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल टू मोल्स में बोल सकता हूँ. PV is equal to nRT होता है ना.
अगर V and T कांस्टेंट है तो आई कैन से प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो मैं यहाँ पर प्रेशर एनालिसिस कर लेता हूँ, वैसे मोल एनालिसिस करता था, वॉल्यूम एनालिसिस करता था। तो इसका प्रेशर P1 मान लेते हैं, इसका प्रेशर P2 मान लेते हैं, ठीक है। और ये LR बोला जा रहा है, ये एक्सेस बोला जा रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इनिशियली? P1 प्लस P2 इज इक्वल टू हाउ मच? 600, ठीक है। फिर एंड में क्या होता है? LR पूरा कंज्यूम हो जाता है ना, यस सर। राइट। तो P1 से ये P1 बनेगा और P1 कंज्यूम हो जाएगा। तो P2 माइनस P1 प्लस P1 कितना बोला जा रहा है? 400। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से आ गया, P2 400 एंड P1 200। तो पता पड़ गया ना कितना था? 1/3 था ना टोटल मिक्सचर का। यस सर। और कौन सा क्वेश्चन? 7th में आपको बोला जा रहा है, ऐसा है, ammonia in 0.224 gram of compound is neutralized by this much HCl, the value of ammonia would be। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ना, moles of ammonia should be equal to moles of HCl, and moles of ammonia क्या हो जाएगा? X times moles of this compound, ZnNH3X Cl2, और ये 28.2, यहाँ पर ये मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, है कि नहीं? दोनों के मोल्स इक्वल कैसे हो गए? अरे न्यूट्रलाइजेशन पे यही होगा ना, न्यूट्रलाइजेशन। यस सर। मतलब बेस इज इक्वल टू एसिड, राइट? यस सर। या फिर यू कैन से OH माइनस फ्रॉम बेस, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली अमोनिया इज बेसिकली NH4OH ओनली। OH minus from ammonia in water is NH4OH is equal to H plus from acid, है ना? Yes sir. So ये 28.2 upon 1000 into 0.2 और ये x into 0.224 upon इसका molecular weight कितना हो जाएगा? 65 plus 17x plus 71। तो इसको आप सॉल्व करो और x का वैल्यू मिलेगा। Yes sir. ठीक है। सर तो अगर इधर H2SO4 देते तो हम 2 into moles of H2SO4 लिखते हैं। नहीं, हाफ इंटू मोल्स ऑफ H2SO4, क्योंकि एक हाँ अच्छा ठीक है H2 हाँ हाँ ठीक है। What volume of 90% alcohol by weight is used to prepare this much? So conserve mass of alcohol ना, V into D into 90%। ये यहाँ पर mass of alcohol आ गया और बाद में भी वही मास ऑफ अल्कोहल रहेगा, बस आप तो पानी डाल रहे हो। 80 इंटू 0.9 इंटू 10%, इससे भी आ जाएगा, है ना? समझ में आया? क्या करा? Mass of alcohol would be what? Mass of solution into percentage of mass of solution into percentage of alcohol, है ना? Yes sir. And mass of solution क्या होगा? Volume of solution into density of solution,
That's what we did. ठीक है? Yes, sir. Sir, हाँ. there is that one of the question in the DPP where you discuss about that 124 ammo, that phosphorus one. DPP में थोड़ा ना था, ये तो टेस्ट का ही था ना ये वाला. So the previous one question of that phosphorus, then the 124 AMU, that one. अच्छा अच्छा. Sir, in that one, like, can we do it like, since you give a 1 ammo is equal to 1.67 into 10 raised to minus 24, can we convert that 124 into grams and then divide it by the molecular weight? Yeah, that will just make, so that is 1 upon Na, ये जो 1 upon Na है, that is equal to 1.67 into 10 की power minus 24 ना. Oh, okay. Yes. ठीक है. Sir, and in this sixth question, I was just having a doubt. This flagship. ये flagship test वाला. In this, after P2 minus P1, like I didn't get it, sir. This two. अरे ये तो coefficient से होगा ना, मतलब like, okay, let me do this thing with you. Reacted produced. If ये minus P1 होगा तो ये भी minus P1 होगा और ये plus P1 होगा ना. इनका सबका coefficient 1 है ना. Yes, sir, one coefficient. So ये P2 minus P1 बच गया और ये P1 produce हो गया. Okay, sir. So P1 plus P1. Understand. Right? Yes, sir. So, all right then. Thank you guys. So, sir. could you just solve the 15th sum? क्या कह रहे हो? So could you solve the 15th sum? 15? Yes, sir. 15. इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है? तो इसमें कैसे करेंगे? A 100 ml mixture of CO and CO2 is passed through a tube containing red hot charcoal. The volume becomes. अच्छा, इसमें ना physical states important है. Physical states is the catch in this question. कैसे आप यहाँ पे नोटिस करना. So when CO gas, red hot charcoal मतलब हो गया कार्बन बेसिकली. Okay, there is no reaction because carbon is already reduced. But when CO2 gas passes above, it becomes CO. ठीक है? Yes, sir. तो अगर ये AML है और ये BML है, right? And यहाँ से you can write that A plus B is 100, एक इक्वेशन. तो अब यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं है पहला वाला तो, बट दूसरे वाले के केस में कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वॉल्यूम दैट विल बी देयर ऑफ CO that is going to be produced? CO का कितना हो जाएगा? 2 BML है ना? Yes, sir. So now अब आप नोटिस करना 160 ml जो है that is old CO plus new CO that is formed. old CO कितना था A और ये कितना है 2B, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया. And from 1 and 2 you get A is equal to what? 80 and B is equal to 40. नहीं, उल्टा हो गया ना. ये A plus B है, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा. 60, B is 60 and A is 40. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. सर हाँ सर आप लेक्चर 9 के नोट्स पे जा सकते हो. एक डाउट है सर, एक क्वेश्चन में. सर 9 हाँ सर नीचे ये वाला. नहीं सर और भी. ये वाला. हाँ बस सर वो ऑप्शन बी है ये. सर ऑप्शन बी नहीं समझा हूँ सर, वो क्यों नहीं हो सकता?
मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया ना, 100 और 50, 150 ml हो हाँ गया सर। ना, यूज अपॉन 150 करना पड़ेगा ना। 0.003 अपॉन 150 बाय 1000, ये मोलारिटी रहेगी ना, हाँ सर। तो ये थोड़ा इसके बराबर है। हाँ सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। all right then. Thank you guys, take care, bye bye, all the best for the test.